आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक ब्लाइंड रिवेटर को इस्तेमाल करा जाता है। इन रिवेट्स को पॉप रिवेट्स भी कहा जाता है क्योंकि जब रिवेटिंग करते हैं तो एंडिंग में ये पॉप साउंड करके अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा ये व्हीकल्स की लाइसेंस प्लेट्स पे इस्तेमाल होते हैं और भी इनके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में। स्टैनली का टिपिकल येलो कलर की कलर कोडिंग है स्टूल पे भी। नीचे के साइड पे एक मेटल क्लिप लगी होती है ताकि इसको कम जगह में स्टोर करा जा सके। बॉक्स पे और भी बाकी डिटेल्स लिखी है, आप पढ़ सकते हैं ये। इसी प्लायर के साथ मैंने पॉप रिवेट्स भी मंगा ली थी। ये एक असॉर्टमेंट है और इसमें अलग अलग साइज़ के रिवेट्स मिल जाते हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल करे जाते हैं और सारे एप्लीकेशंस के लिए मोर देन इनफ रहेंगे। 3 तरह की मोटाई और 2 तरह के लेंथ के हिसाब से टोटल 6 असॉर्टमेंट्स हैं ये। इनके साथ ड्रिलिंग के लिए बिट्स भी दी है, लेकिन वो इतनी हल्की क्वालिटी की अगर उनसे ड्रिलिंग करने की कोशिश करी तो मेल्ट कर जाएगी। काश स्टैनली ने भी इस प्लायर के लिए फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग का इस्तेमाल करा होता, क्योंकि ये जो पैकेजिंग का स्टाइल है बहुत ही बोरिंग लगता है। कैंची से काट के इसको निकालना पड़ता है। रिवेटर के साथ आपको एक हेक्स की भी मिलती है जिसके ज़रिए इसकी नोजल्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपके रिवेट के साइज़ के हिसाब से एडिक्वेट साइज़ लगा सकते हैं। स्टैनली के इस रिवेटर में 4 नोजल्स आती हैं, 2, 3, 4 और 5 mm की। इनका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो नोजल्स पे लिखा रहता है। ये तो ज़्यादातर राउंड ऑफ करके हम 2, 3, 4, 5 mm ऐसे बोल देते हैं रिवेट्स को। इस रिवेटर के अलग अलग वेरिएशंस आते हैं और सारे ही वेरिएशंस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के बाद जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ एक पैम्पलेट भी डाल के दिया है कंपनी ने, जिस पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी बेसिक लेवल के हैं तो आपको इस वीडियो को देखकर ही ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। वैसे भी कितने लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस को। जो भी रिवेट का आपका साइज़ है उसके साइज़ के हिसाब से नोज़ल आपको टूल के ऊपर की तरफ में लगानी है। अगर साइज़ सही सेलेक्ट नहीं करेंगे नोज़ल का तो रिवेटिंग अच्छे से नहीं होगी और लूज़ रह सकती है वो थोड़ी सी। स्टैनली के रिवेटर को तो आपने देख के समझ लिया, अब इसकी रिवेट्स का भी डिज़ाइन आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ये रिवेट्स प्री असेंबल्ड आती है, बीच में एक मैंड्रिल होता है और इसी के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है इसको कि जब ये अपनी फुल टेंशन पे पहुंच जाता है रिवेटिंग के वक्त तो अपने आप ही बीच में से टूट जाता है। जो भी चीज़ों को आप इससे रिवेट करेंगे आप उसे मजबूती से लगी रहती है और ये 1 पीस कंस्ट्रक्शन एक तरह से बन जाता है। बाइक की नंबर प्लेट्स का हाल थोड़ा बुरा हो रहा था, जहाँ भी खड़ी करते हैं लोग कहीं ना कहीं ठोकर मार के उनका नाश कर ही देते हैं। तो अब नंबर प्लेट के फ्रेम्स इंस्टॉल कर लेंगे ताकि उनका हाल दोबारा वैसा ना हो। ये वाले फ्रेम्स प्लास्टिक के हैं तो अभी इन्हीं को इंस्टॉल कर लेंगे। बाद के लिए मैंने मेटल वाले भी लेके रख लिए। ये फ्रेम्स 150 रुपये से लेकर 250 रुपये के आसपास के आपको मिल जाने चाहिए। इनमें थोड़ी बहुत ड्रिलिंग करनी पड़ सकती है नंबर प्लेट के होल्स के हिसाब से। खैर बारीकी में नंबर प्लेट्स के फ्रेम्स के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहती है थोड़ी। रिवेटिंग करने के लिए रिवेट को पहले छेद के अंदर ठीक से बैठा लें। उसके बाद रिवेट की जो मैंड्रिल होती है यानी उसकी जो डंडी होती है उसको रिवेटर की नोजल के अंदर ले जाएं। फिर रिवेटिंग शुरू कर सकते हैं। रिवेटर की दोनों आर्म्स को अच्छे से दबाएं, ध्यान रखते हुए कि बीच में आपकी उंगली ना आए, क्योंकि जब ये पॉप आउट करती है तो एकदम से उंगली उसमें बीच में आने का डर रहता है। और ये लीजिए अच्छे से रिवेटिंग हो चुकी है। नंबर प्लेट अब पूरी तरीके से सिक्योर है और ख़ासतौर से फ्रेम लगाने के लिए इसको मैंने निकाला था। अब ये पिचकेगी नहीं बिल्कुल भी। कहीं भी शीट मेटल में आप ड्रिलिंग करें तो उस पर पेंट ज़रूर लगा लें, नहीं तो रस्टिंग होएगी फिर। खैर आरटीओ वाले तो अननेसेसरीली इनमें ड्रिलिंग कर देते हैं, जबकि इन होल्स में थ्रेड्स टैप करके दे रखे होते हैं बोल्ट्स को कसने के लिए कंपनीज ने। लेकिन आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को इंस्टॉल करने के लिए इन रिवेट्स का इस्तेमाल करा जाता है। हाई सिक्योरिटी इन द सेंस ये व्हीकल को चोरी होने से तो नहीं बचाती, लेकिन जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उसकी निगाह में ये बहुत आराम से आ जाती है पुरानी नंबर प्लेट्स के कंपैरिजन में। इससे ऑटोमेटिकली चालान काटने में सहूलत होती है सरकारों को। इसी तरीके से काफ़ी टाइम लगा के एक पत्ती बनाई है मैंने एल्यूमिनियम की, एक हेलमेट पे माउंट करने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर हेलमेट पे लॉक लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके कारण लास्ट टाइम बाइक को पार्क करा था जब, तो फूड डिलीवरी कंपनीज़ के जो एजेंट होते हैं डिलीवर करते रहते पैकेजेस, उन्हीं में से कोई उठा के भाग गया हेलमेट को। पार्किंग अटेंडेंट्स ने ऐसे कई किस्से बताए हैं जिसमें फूड डिलीवरी एजेंट्स ऐसी हरकतें करते हैं। तो कम से कम बाइक पे कोई भी लूज़ चीज़ इस तरीके से ना छोड़ें आप। ब्लाइंड रिवेट्स को निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक ड्रिल मशीन और एक एक्यूरेट साइज़ की बिट की मदद से आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है जो आसपास की सरफेस होती है मेटल की वो ख़राब ना हो, सिर्फ पॉप रिवेट ही ड्रिल होके निकले। तो इसको निकालने में थोड़ी सी पेचीदगी होती है और एक नट एंड बोल्ट के कंपैरिजन में तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन माना जाता है किसी भी 2 चीज़ों को फिक्स करने के लिए। इसी कारण से कॉमनली लाइसेंस प्लेट्स को लगाने के लिए इनका इस्तेमाल करा जाता है। अब स्टैनली के रिवेटर के रिव्यू की बात करें तो एक बेहतरीन टूल है।
इसमें कमी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, बहुत ही अपने आप में वेल बिल्ट है ये। बस इसको इस्तेमाल करना आपको ठीक से सीखना पड़ेगा, क्योंकि रिवेटिंग के अंत में जब झटके से मैंड्रिल टूटता है रिवेट का, तब आपकी उंगली बीच में आने का डर रहता है स्टूल के आर्म्स के बीच में। लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और टूटने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाता है। और जब आप 2-3 बार रिवेटिंग कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इससे रिवेटिंग करने में बहुत ज़्यादा जान नहीं लगती है। खैर, बड़े रिवेट्स को फिक्स करने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। जो छोटे साइज़ के रिवेट्स होते हैं कम mm के, उनकी रिवेटिंग करने में काफ़ी कम एफर्ट लगता है, क्योंकि उनका मैंड्रिल पतला होता है, जल्दी से स्नैप ऑफ हो जाता है। अलग अलग रिवेट्स के साइज़ के हिसाब से आप नोजल्स खोल के इस पर लगा ही सकते हैं। अपने आप सही साइज़ पिक करके लगाएं। और जो होल्स आप ड्रिल करेंगे किसी भी 2 सरफेसेस में, उनका साइज़ ज़रूर आप देख लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारे साइज़ की बिट्स आपके पास हो, जिससे ऐसी दिक्कत ना आए। पर्सनली मैंने तो अलग अलग साइज़ के बिट्स ले ली। थोड़ा थोड़ा काम करके काफ़ी सारी बिट्स इकट्ठी हो गई। कई हज़ार रुपए की होंगी ये। एक बिट ही 400-500 की आती है अगर आप लेने जाएंगे तो। क्या छोटी वाली ड्रिल बिट्स काफ़ी सस्ती होती है, 20 रुपये से लेकर 100-200 ऐसे अलग अलग इनके प्राइसेस होते हैं। किसी अच्छी हार्डवेयर शॉप से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही एक सेंटर पंच भी ले रखा है मैंने तपारिया का। ये तो खैर ऑनलाइन भी आजकल मिलने लग गया है। सेंटर पंच के ज़रिए एक छेद मार्क करके ड्रिल बिट्स को सेंटर करने में आसानी हो जाती है। ये चीज़ इतनी छोटी है कि अलग से इन पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए इसी में कवर हो जाएंगी। मजबूत रिवेटिंग हो, इसके लिए अच्छा ये रहेगा कि वर्नियर कैलिपर की मदद से एक्चुअल साइज़ आप रिवेट्स का नाप लें। तीनों रिवेट्स का एक्चुअल साइज़ भी आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर पे। उसके बाद उतनी ही मोटाई का छेद करें उन चीज़ों में जिनको आपको एक साथ रिवेट करना है। अगर कोई एल्यूमिनियम की शीट होती है तो उसमें तो पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी एल्यूमिनियम पे पेंट करके रिवेटिंग करते हैं तो अच्छा रहता है। वैसे तो ये रिवेट भी एल्यूमिनियम का ही है, लेकिन इस पर पॉलिश हुई रहती है। भले ही एल्यूमिनियम पे रस्टिंग का इशू ना हो, लेकिन कोरोजन का इशू ज़रूर रहता है। वाइट कलर का हो जाता है वो भी वक्त के साथ। लेकिन कोई भी लोहे की शीट है तो उसमें थोड़ा सा पेंट करके ही लगाना पसंद करता हूँ मैं, नहीं तो जंग आ जाता है अंदर और वो एक अच्छा काम नहीं लगता। वैसे तो इतनी बारीकी पे खैर कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादातर। इसी कारण से टूल ख़रीदा है मैंने, ताकि खुद मैं ये काम कर पाऊँ। नहीं तो अगर किसी और कारीगर से मैं इतनी बारीकी में काम करवाऊँगा, बेचारा वो परेशान हो जाएगा। लेकिन ये बारीकी इसलिए ज़रूरी होती है कि कई सारे लोग जब आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं अपनी कार्स में, तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ साल बाद ही जहाँ से भी वो ड्रिलिंग करवाते हैं वहाँ से गाड़ी गलने लगती है। और वो इसलिए होता है कि कंपनी जहाँ भी ड्रिलिंग या वेल्डिंग करती है, पेंटिंग से पहले करती है और उसके बाद पेंट से पूरी कार कवर हो जाती है। कहीं भी एक्सपोज्ड मेटल नहीं रहती जिससे रस्टिंग नहीं होती। लेकिन एक्सेसरीज़ वाले जब बाद में ड्रिलिंग करते हैं कार में, तो वो कहीं भी टचिंग नहीं करते, ऐसे ही पेच कस देते हैं या रिवेट्स का इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके कारण जंग आने लगता है। तो छोटी छोटी बारीकियों से ही बहुत बड़े डिज़ास्टर होते हैं और ऑटोमोटिव एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा बारीकी होती है एक चीज़ की। इसी को समझते हुए एक अच्छा कारीगर वही होता है जो हर काम के लिए एक प्रॉपर टूल लेके ही काम करे। जुगाड़बाजी वाली चीज़ ज़्यादा लंबे समय काम नहीं करती। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाली कहानी रहती है उसमें। अब कंक्लूड करा जाए तो ये एक बेहतरीन टूल है। रिवेटिंग नट्स एंड बोल्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नीट लगते हैं और हर जगह एलन बोल्ट्स नहीं लगाए जा सकते, तो उन जगहों पे काफ़ी काम आता है। कुछ चीज़ों को आप परमानेंटली फिक्स करना चाहते हैं, नहीं तो लॉकटाइट लगाना पड़ता है कई सारे फास्टनर्स पे, नहीं तो वाइब्रेशन से खुल जाते हैं। अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से इनकी कीमत रहती है। कुछ रिवेटर्स में 3 नोजल्स मिलती है, कुछ में 4, और ये कंस्ट्रक्शन ग्रेड के हिसाब से एक अलग वर्जन आता है इसी का। ये वाला जो मैंने वर्जन आपको दिखा है ये कंज्यूमर ग्रेड है, जो कि थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ग्रेड वाला थोड़ा सा महंगा रहता है, वो ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम के लिए बना रहता है। तो हर एक टूल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।